गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था पोटेंशियोमीटर के बारे में, वीओमापी के बारे में। ठीक है, जिसमें अपन ने वीओमापी की बेसिक चीजें सीखी कि बेसिक वीओमापी होता क्या है, इससे क्या क्या अपन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपन ने कल स्टार्ट किया था अनुप्रयोग, वीओमापी के अनुप्रयोग, मतलब वीओमापी की सहायता से अपन क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, दो सेलों की तुलना कर सकते हैं, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, धारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस है, अपन जानते हैं कई सारे काम इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग अपन ने क्या लिखा था, दो सेलों की ईएफ की तुलना, विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब अगला अनुप्रयोग अपन देख रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ देखें, यहाँ इस प्रकार से ये प्राइमरी सर्किट है अपना, तो वही होता है प्राइमरी सर्किट। तो जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सेल है बच्चों, इस सेल का हमें स्मॉल आर ज्ञात करना है। इस सेल का धन सिरा अपन जोड़ेंगे ए की तरफ, और ऋण सिरा जो है ये जोड़ेंगे इस तरह गैल्वेनोमीटर की तरफ। ठीक है, तो ये सेल का धन सिरा जोड़ दिया, ऋण सिरा गैल्वेनोमीटर तक जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ बच्चों इस तरह से ये प्रतिरोध बॉक्स से मतलब ज्ञात रेजिस्टेंस आर है, ये अपन ने जोड़ रखा है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों कुंजी ऑन है, तो कुंजी ऑन है तो यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस दिशा में यहाँ तो धारा जाएगी नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप के लिए अपन बैलेंस लेंथ ज्ञात करते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पे ये कुंजी ऑफ है, कुंजी ऑफ है, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब सेल से कोई धारा निर्गत नहीं होगी। कुंजी अगर ऑफ है तो सेल से कोई धारा निर्गत नहीं होगी, अर्थात आई का मान क्या होगा, जीरो। तो पहले अपन चलो एक कंडीशन देखते हैं कि कुंजी ऑफ है। ठीक है, तो अपन देखें बच्चों, यदि की ऑफ, यदि की इज इक्वल टू ऑफ है, मतलब की अगर ऑफ है, तो की अगर ऑफ है तो समय सेल से कोई धारा नहीं निकल रही, अर्थात सेल से आई बराबर क्या बचा, कोई धारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अर्थात यहाँ कहते हैं आर का मान क्या है, अनंत, यूं बोल सकते हैं। चलो मान लो कुंजी ऑन कर रखी, लेकिन आर का मान अनंत लेंगे तो भी धारा नहीं जाएगी। आर का मान अनंत लोगे तो भी यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात आर बराबर जीरो, अनंत, सॉरी अनंत, जीरो नहीं अनंत, आर बराबर अनंत। ठीक है, तो अगर सेल से कोई धारा निर्गत नहीं हो रही, अर्थात आर का मान अनंत है, तो उस केस में यहाँ पे जो हमें बैलेंस लेंथ मिलेगी, किसके लिए मिलेगी, देखिए यहाँ बच्चों अपन जानते हैं जी से चलेंगे ए तक, बैलेंस लेंथ किसकी मिलती है, जी से लेकर ए तक चलते हैं, जो सिग्मा भी आता है उसके लिए मिलती है। तो जी से ए तक चले, ये रेजिस्टेंस आया आर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन धारा का मान कितना है, जीरो है, आई का मान जीरो है, तो यहाँ पे आई इंटू आर जीरो आएगा। चलो आगे बढ़े, फिर माइनस से प्लस, तो क्या है प्लस ई, पहुंच गए ए तक। तो हम किसके लिए मिली, ई के लिए, क्योंकि आई इंटू आर तो जीरो बन रहा है, तो हमें केवल किसके लिए मिली, ई के लिए, मतलब विद्युत वाहक बल के लिए। तो हम कह सकते हैं संतुलन लंबाई एल सेल के ईएमएफ ई के लिए प्राप्त होगी, ई के लिए प्राप्त होगी। ठीक है, अब ई के लिए प्राप्त होगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चा, पे ये हो जाएगी समीकरण ई बराबर एक्स एल। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब अगर कुंजी को ऑन कर दें, यदि की इज इक्वल टू ऑन, और अगर कुंजी को अगर अपन ऑन कर रहे हैं, ऑन कर देंगे, अर्थात सेल से अब धारा निर्गत हो रही है। ठीक है, अर्थात सेल से आई नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सेल से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं इस कंडीशन में आर का मान क्या है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि सेल को अपन ने यहाँ पे कुंजी ऑन किया, तो कुंजी ऑन करने पे सेल को हमने किससे शंटित कर दिया, आर से, मतलब सेल के समांतर क्रम में आर जोड़ दिया है। तो हम कह सकते हैं अर्थात सेल को आर से शंटित कर दिया है, आर से शंटित करने पर, सेल को आर से शंटित करने पर, अब यहाँ पे संतुलन लंबाई जो अब मिलेगी हमें एल डैश, वो किसके लिए प्राप्त होगी, टीपीडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन लंबाई एल डैश प्राप्त होगी सेल के टीपीडी के लिए, सेल के टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, टीपीडी हम कैपिटल वी बोलते हैं, के लिए। ठीक है, प्राप्त होगी, इसके लिए किसके लिए, टीपीडी के लिए प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ हम देखें v इज इक्वल टू क्या जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स एल डैश, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब बच्चों टीपीडी के लिए प्राप्त होगी, क्यों प्राप्त होगी टीपीडी के, चलो ये समझा दूंगा आपको। देखिए अब यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखो जी से लेकर ए तक चले, जी से ए तक चले, पहले आर आया, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस आई आर, ठीक है। फिर आगे गए तो माइनस से प्लस गए तो क्या प्लस ई हो जाएगा, मतलब ई माइनस आई आर, ए तक पहुंच गए अपन, तो कितना बना ई आर, सिग्मा वी का मान क्या बना ई माइनस आई आर, जो क्या होता है टीपीडी होता है। क्या हम देख रहे हैं v इक्वल टू एक्स एल डैश, ठीक है, जहां v का मान क्या बच्चों e माइनस आई आर, v बराबर e माइनस आई आर, या यूं कहते हैं v इक्वल टू आई इंटू आर भी होता है। कैसे होता है नीचे आप देखते हैं आप बच्चों, इसमें अगर मैं इस वाले पथ के थ्रू यहाँ जाता है तक, तो इस वाले पथ के थ्रू जाएंगे तो रेजिस्टेंस आर हम करंट के विपरीत चल रहे हैं, तो क्या जाएगा प्लस आई आर, तो प्लस आई आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से टीपीडी का मान v बराबर आई आर भी होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, आर का मान निकालना है, पर्पस हमारा आर निकालना है, तो आर निकाले यहाँ से, ठीक है, तो आई इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा ई माइनस वी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं आर का मान, तो आर बराबर क्या आएगा, इसे आई का भाग लगा दो, ई माइनस वी अपॉन आई, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई। अब बच्चों यहाँ पे एक काम करें, ऊपर नीचे आर से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा किया बच्चों मैंने, क्योंकि नीचे यहाँ पे आई इंटू आर का मान क्या बन जाएगा वी, क्योंकि हमें धारा का मान तो पता नहीं है, लेकिन वी का मान तो पता ही समीकरण से एक्स एल डैश है, तो वी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि नीचे आई इंटू आर को लिख दूं, वी लिख दूं। तो देखो क्या जाएगा, ये आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अब बच्चों यहाँ पे ई एंड वी का मान समीकरण 1 से रखें और 2 से रखें, तो इक्वेशन 1 से तो एक्स एल है, ये वी का मान एक्स एल डैश, नीचे एक्स एल डैश इंटू आर, तो जगह जगह यहाँ से एक्स को कॉमन लेके काट दो, तो आ गया आर का फॉर्मूला, आर बराबर एल माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इंटू आर, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सूत्र तो खैर इंपॉर्टेंट है इसी, लेकिन आप ये भी याद रखें कि एल और एल डैश क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज काम आती है, सूत्र रटने से काम नहीं आएगा। एल क्या है, एल डैश क्या है। एल क्या बच्चों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते समय वो संतुलन लंबाई है जब सेल खुले परिपथ में है, मतलब जब सेल को हमने आर से शंटित नहीं किया है, या कहते हैं अगर किया है तो आर का मान अनंत लिया है, या कहते हैं सेल से जब धारा निर्गत नहीं हो रही उस समय संतुलन लंबाई है, कुछ भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। और एल डैश क्या है, जब सेल को आर से शंटित किया, या कहते हैं सेल की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए संतुलन लंबाई, वो एल डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको बेटर समझने के लिए 2 एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 अपन सॉल्व करें, क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर दिखा दिया है, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, टोटल 4 मीटर लंबाई है इसकी तार की, यहाँ पे संतुलन लंबाई एल प्राप्त हो रही है, किसके लिए, सेल के लिए, ठीक है। ये ई कॉमा आर, इसको हमने आर से शंटित किया हुआ है, यहाँ पे गैलोमीटर संतुलन लंबाई मिल रही है। तो जो कह रहा है यदि आर इक्वल टू अनंत है तो एल का मान कितना मिला 3 मीटर, मतलब आर का मान अनंत है, आर का मान अनंत है तो इधर धारा घूमेगी नहीं, मतलब जाएगी नहीं, मतलब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, स्मॉल एल का मान दे रखा है, क्योंकि जब सेल से धारा निर्गत मतलब आर का मान अनंत होता है उस समय बैलेंस लेंथ क्या होती है एल, तो जब आर का मान अनंत है मतलब आपको एल दे रखी है, ठीक है। और जब आर का मान 9.5 ओम है, मतलब आर का मान 9.5 ओम है, तो हमें एल डैश दे रखा है, मतलब एल और एल डैश हमें क्लियर गिवन है, ठीक है। और आर का मान दे रखा है 9.5, ठीक है। बस सॉल्व करके आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन है आर इक्वल टू एल माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इंटू आर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा नहीं एल एल डैश लिखा होगा, आर बराबर अनंत तो संतुलन लंबाई 3 मीटर है, आर बराबर 9.5 तो संतुलन लंबाई 2.85 है। तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा कि पहले वाली लंबाई एल है, दूसरी वाली एल डैश है। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एल एल डैश, लेकिन क्वेश्चन में एल एल डैश लिखा नहीं आएगा, सिंपल एक शब्द लिखा होगा संतुलन लंबाई, तो आपको अपने आप पहचानना है कि कौन एल है कौन एल डैश है, ठीक है। तब बच्चों इसमें एल एल का मान 3 मीटर, एल डैश का मान 2.85 ये रख दिया, और आर का मान 9.5 ओम रख दिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पे 0.5 ओम आ जाएगा, 0.5 ओम, ये आ गया इसका आंसर फर्स्ट का, तो ठीक है। चलो ऐसे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आर बराबर 2 ओम तो L1 3.75 मीटर प्राप्त होता है, जबकि यदि आर बराबर 4 ओम तो L2 का मान 5 मीटर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये 2 ओम ये 4 ओम दोनों ही आर अशून्य है, इसका मतलब ये जो लंबाइयां मिल रही है L1 और L2 ये कौन सी लंबाइयां हैं, दोनों की दोनों एल डैश है, ये दोनों की दोनों लंबाइयां एल डैश हैं, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग जानकारियां दे रखी हैं एल डैश के बारे में, एक बार 2 ओम लेने पर एल डैश इतना आता है, एक बार 4 ओम लेने पर एल डैश इतना आता है। तो एल हमें ज्ञात करनी है जब आर का मान अनंत है, मतलब जब यहाँ पे आर का मान अनंत है तो हमें यह लंबाई एल का मान ज्ञात करना है इस संतुलन लंबाई का, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 जानकारियां एल की दे रखी है, एल डैश की 2 जानकारी दे रखी है और एल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों समझे
देखिए चाहे आर कैपिटल आर का मान 2 ओम लिया जाए या 4 ओम लिया जाए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल आर वही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो ये लगा रहा हूं आर बराबर, देखिए पहली जानकारी का उपयोग करें इसमें, एल माइनस एल डैश कितना है 3.75 बटा 3.75 किस समय, जब आर का मान कितना है 2 ओम। ठीक है, तो आर का मान, स्मॉल आर का मान ये लिख दिया अपन ने। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे मैं दूसरी जानकारी का उपयोग करूं तो भी स्मॉल आर का ही मान निकल के आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी बराबरी कर सकता हूं उसको भी, क्योंकि स्मॉल आर तो फिक्स रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एल माइनस 5 बटा 5 इंटू आर का मान कितना है 4 ओम। अब बच्चों इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से एल निकल जाएगा, एल का मान आ जाएगा, तुम देखें आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो यहाँ से एल का मान होता है 7.5 मीटर, तो यहाँ से एल का मान 7.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस आर, फिर एल का मान यहाँ रख दोगे इसमें तो आर का मान निकल जाएगा 2 ओम, आर बराबर 2 ओम आ जाएगा, आर बराबर 2 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से अपन सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 7.5 यहाँ रखेंगे तो 7.5 यहाँ रखने पर आर का मान 2 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये कैलकुलेशन करी, इस प्रकार से अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित हो गए। ठीक है, बात पहले पड़ी तो अपन ने ज्ञात किया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट अपन समझे अगला अनुप्रयोग R1 व R2 की तुलना। मींस आपको 2 प्रतिरोध दिए जाएंगे, एक R1 और एक R2, इसका अनुपात हमें बताना है कि R1 बटा R2 क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये प्राइमरी सर्किट है इसे अपना। अब बच्चों जिन 2 प्रतिरोधों की तुलना करनी है उसको हमने इस प्रकार से एक सेकेंडरी सर्किट में बैटरी ई से जोड़ दिया है, ये ई बैटरी है, R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से अपन ने ये जोड़ रखा है, आई समझ। ठीक है, इस प्रकार जोड़ रखा है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें जो R1 का जो लेफ्ट एंड है मतलब हाई पोटेंशियल वाला सिरा है उसको अपन एस जोड़ दिया, और राइट एंड मतलब लो पोटेंशियल वाला सिरा गैलोमीटर जोड़ दिया है। तो अपन जानते धारा किधर जाती है बच्चों, धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इधर का सिरा हाई पोटेंशियल पे, इधर का सिरा लो पोटेंशियल पे ही है। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन ने एक कनेक्शन यहाँ से भी ले लिया इस जगह, ठीक है, R2 के दाईं तरफ से एक कनेक्शन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इधर कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं ओनली K1 को ऑन करूं, ठीक है, केवल K1 को ऑन करेंगे तो बैलेंस लेंथ हमें किसके लिए मिलेगी, देखिए यहाँ पे ओनली K1 को ऑन कर रहा हूं, ओनली K1 ऑन, ओनली बच्चों अगर आप K1 को ऑन करोगे, देखिए इस K1 को, यहाँ पे इस K1 को ऑन करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे इधर K1 को मैंने ऑन कर दिया इधर, तो देखो G से चले A तक, तो G से चलेंगे A तक, यहाँ से चले या R1, हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो क्या आएगा I इंटू R1, फिर पहुंच जाएंगे A तक। मतलब हमें संतुलन लंबाई किसके लिए मिलेगी, I इंटू R1 के लिए, मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसको चलो V1 बोल रहे हैं, V1 के लिए मिलेगी संतुलन लंबाई, मतलब V1 के लिए मतलब I इंटू R1 के लिए, तो V1 के लिए मिलेगी हमें संतुलन लंबाई। ठीक है, तो हम लिख दिया यहाँ पे I R1 बराबर, मान लो संतुलन लंबाई L मिल रही है तो इसको बोल देंगे XL। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब अगर बच्चों ओनली K2 ऑन करते हैं तो क्या होता, देखिए ओनली K2 ऑन करें तो देखिए अब यहाँ से ओनली K2 ऑन कर रहे हैं, यहाँ से मैंने उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ओनली K2 ऑन कर दिया, इस K2 ऑन करेंगे तो अब क्या बच्चों G से चलें A तक, तो यहाँ से जा रहे हैं G से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पहले प्रतिरोध R2 आया, हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो हमें संतुलन लंबाई यहाँ पे क्या आएगा बच्चों I इंटू R2, फिर आगे गए यहाँ पे I इंटू R1, फिर पहुंच गए A तक, तो हमें संतुलन लंबाई के लिए मिली I R1 प्लस I R2 के लिए, मतलब वोल्टेज V1 प्लस V2 के लिए, विभवांतर V1 प्लस V2 के लिए मिलेगी हमें संतुलन लंबाई। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं L डैश बोल लेते हैं, मतलब क्या जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 के लिए मिल रही है, तो I तो कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकाल लिया तो R1 प्लस R2 हो जाएगा कोष्टक में, बराबर क्या आएगा XL डैश, संतुलन लंबाई को मैंने L डैश मान लिया, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे बच्चों 2/1 करें, देखिए 2/1 करेंगे तो 2/1 करने पे क्या आएगा, यहाँ से I साई कट जाएगा, R1 अपॉन R1 तो 1 हो गया, प्लस R2 बटा R1 बराबर क्या आएगा L डैश बटा L। ठीक है, तो यहाँ से R2 बटा R1 का मान निकाल लें, तो R2 बटा R1 बराबर इस एक को उधर ले आओ तो L डैश अपॉन L माइनस 1, यहाँ से L में लेता हूँ एलसीएम तो L डैश माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पर्पस क्या बच्चों, हमें निकालना है R1 अपॉन R2, तो इसलिए R1 अपॉन R2 का मान जो आएगा उसका उल्टा कर दो तो L अपॉन L डैश माइनस L ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो रटना नहीं है, आंसर ये है, जो आप तरीका समझे यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, बैलेंस लेंथ हमें इसके मिल रही है सिग्मा V फ्रॉम G टू A के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, चलो इस पे एक एग्जांपल समझाऊं क्या है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े। ठीक है, तो R2 के लिए संतुलन लंबाई कितनी मिल रही है 100 सेंटीमीटर।
R2 के लिए 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस जगह डायग्राम में L1 क्या थी, L क्या थी, R1 के लिए संतुल लंबाई, L डैश क्या है, R1 प्लस R2 के संतुल लंबाई। अब यहाँ संतुल लंबाई तो R2 के लिए दे दी, R1 के लिए दी नहीं। तो बेटा अगर आप इसको रटोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन दिक्कत आएगी। आप तरीका समझें, ठीक है। तो पहले संतुल लंबाई किसके लिए देखिए, R2 के लिए। तो समीकरण क्या हो जाएगी, I R2 बराबर क्या लिख देंगे, x इंटू 100, क्योंकि हमें संतुल लंबाई किसके लिए मिली है, R2 पर विभवांतर के लिए, बराबर I इंटू R2 के लिए। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अगली बार क्या है, श्रेणी क्रम के लिए संतुल लंबाई कितनी मिली है, 400। श्रेणी क्रम मतलब R1 प्लस R2 के लिए, मतलब I इंटू R1 प्लस R2 के लिए संतुल लंबाई मिल रही है 400, तो x इंटू 400 कर दिया, समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है R1 पॉइंट R2 तो 2/1 कर दें, तो 2/1 करेंगे तो आई साई कट गया, R1 पॉइंट R2 प्लस 1, फिर डिवाइड करेंगे तो R1 पॉइंट R2 और ये R2 पॉइंट R2 बन जाएगा बराबर 4। तो उसको उधर ले आए 1 को, तो यहाँ से R1 पॉइंट R2 कितना आ गया, 3 आ गया, ये लो आ गया आंसर, R1 पॉइंट R2 बराबर 3। तो इस तरह अपन निकाल याद कर सकते हैं प्रतिरोधों के अनुपात, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, इस प्रकार देखिए, प्राथमिक परिपथ दिखा रखा अपन ने पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। प्राथमिक परिपथ है, यहाँ बच्चों सेकेंडरी परिपथ है, इस प्रकार से ये धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ये दोनों एंड फ्री है, कहीं भी इनको टच कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स व वाई के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस के लिए संतुल लंबाई मिल रही है L1, मतलब इस बिंदु को मैंने एक्स पे कनेक्ट किया, इस तार को यहाँ पे, और इसको यहाँ पे वाई पे, तो संतुल लंबाई कितनी मिली L1। तो हमें किसके लिए मिल रही है संतुल लंबाई, एक्स व वाई के मध्य विभवांतर के लिए, मतलब VXY के लिए। तो VXY के लिए मिल रही है संतुल लंबाई L1, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे VXY इज इक्वल टू XL1, लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। VXY बराबर XL1, जैसे बताया था आपको मैंने, ये क्या था V1 बराबर क्या था XL, है ना, और ये क्या था V1 प्लस V2 बराबर क्या था XL डैश, ठीक है। तो वैसे अपन यहाँ समझ रहे हैं। अब देखिए x व z के लिए, ये रहा x, ये रहा z, तो x से लेकर z तक का विभवांतर है, उसके लिए हमें संतुल लंबाई क्या मिल रही है L2, तो हम लिखेंगे VXZ के लिए मिल रही है L2, तो XL2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर हमें y व z के मध्य, मतलब VYZ के लिए संतुल लंबाई L3 है, VYZ इसके लिए हमें L3 संतुल लंबाई है, ये हमें ज्ञात करनी है L3 का मान। तो यहाँ पे देखें, यहाँ बच्चों इसमें देखिए, यहां से लेकर यहाँ तक का कुल विभवांतर होगा, मतलब VXZ, यहां से लेकर यहाँ तक का टोटल विभवांतर है वो ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। जो टोटल विभवांतर है, कुल विभवांतर बराबर क्या होगा, ये वाला विभवांतर प्लस ये वाला विभवांतर, इनके योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं परिपथ में जो कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर मतलब कुल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कौन है बच्चों, VXZ बराबर क्या आएगा, VXY प्लस VYZ, ठीक है। अब यहां मान रख दो, XZ का मान तो क्या है, XL2 है, ये लो XL2 रख दिया, ये XL1 है और ये XL3 है, सब जगह x तो काट दो, तो हमें क्या निकाला L3 का मान, तो इसलिए L3 बराबर क्या जाएगा, ये L2 माइनस L1, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो संतुल लंबाई मिल रही है किसके लिए मिल रही है, जो सिग्मा अपन G से लेकर A तक चलते हैं, G से लेकर A तक चलने पर जो सिग्मा V आता है उसके लिए हमें संतुल लंबाई मिल रही होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार अपन ने ये एप्लीकेशन भी देख ली। अगले बच्चों अगला अनुप्रयोग अपन देखें, अज्ञात पोटेंशियल डिफरेंस V तथा अज्ञात धारा I का मान ज्ञात करना। तो जो देखो इस प्रकार से ये प्राइमरी सर्किट है, सही, ये हमारा वो परिपथ है जहां पे हमें विभवांतर और I का मान ज्ञात करना है, मतलब ये एक परिपथ है, इस R के सिरों पे विभवांतर का मान बताना है और इसमें धारा I हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये सेकेंडरी परिपथ है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस R का जो लेफ्ट हैंड है, मतलब हाई पोटेंशियल वाला सिरा है, उसको A की तरफ जोड़ेंगे, लो पोटेंशियल वाले सिरे को इस गैलोमीटर तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। ये वाला सिरा हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, क्योंकि हम जानते हैं धारा कहां जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले अपन यहाँ पे कुंजी, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें एक हमें x के मान की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ पे एक मानक सेल लगा रहे हैं, मतलब मानकीकरण के लिए हम यहाँ पे एक मानक सेल का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हमें कोई यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है x की, इसलिए मैंने x ये E0 लगा दिया है। तो चलो देखो पहले ओनली K1 को ऑन करें, तो K1 को ऑन करने पे संतुल लंबाई किस लिए मिलेगी, E0 के लिए। तो जो ओनली K1 ऑन है तो संतुल लंबाई मिलेगी E0 के लिए, तो E0 बराबर क्या जाएगा, x L0, संतुल लंबाई क्या है, L0 है। कहां से इसका x का मान निकाल लें, मतलब मानकीकरण कर रहा हूं मैं, तो x बराबर क्या आ गया, E0 अपॉन L0, ये लो x का मान E0 अपॉन L0 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1।
अब बच्चों उसका फिर अपन अब ओनली K2 को ऑन करें, यहां से ऑफ कर दिया, अब ओनली K2 को ऑन कर रहे हैं, तो K2 को ऑन करेंगे तो G से A तक चलेंगे यहां तक, तो रास्ते में क्या आया, रेजिस्टेंस हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो क्या आएगा प्लस IR, मतलब हमें जो संतुलन लंबाई मिलेगी इस IR के लिए मिलेगी, अर्थात इस पे विभवांतर V के लिए प्राप्त होगी। ठीक है, तो संतुलन लंबाई के लिए प्राप्त होगी V के लिए, या कहते हैं I इंटू R के लिए प्राप्त होगी, I इंटू R के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा मान I इंटू R बराबर XL। ठीक है, I इंटू R बराबर XL, तो यहाँ पे इस जगह X का मान रख दें तो कहते हैं V या IR बराबर इस जगह X का मान रख दो तो E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। ये लो, ये अगली समीकरण, इससे अपन निकालते विभवांतर का मान, मतलब अज्ञात विभवांतर भी यहां से निकल जाएगा इस तरह से। अब जो अगर हमें धारा निकालनी है तो हम क्या करें, R का मान कर लें 1 ओम। ठीक है, कितना भी ले सकते, जरूरी 1 ओम लो, 10 ओम, 5 ओम, जो आपकी इच्छा हो, प्राय 1 ओम लिया जाता है। इससे अपन लेते हैं, देखिए धारा I ज्ञात करने हेतु माना R बराबर 1 ओम, माना R बराबर 1 ओम लिया। मान लो R का मान अपन 1 ओम लिया, तो यहाँ पे R का मान 1 ओम लेंगे तो क्या जाएगा I इंटू 1 बराबर क्या जाएगा, ये E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। तो यहाँ से क्या आ गया I का मान, तो I बराबर आ गया, ये आ गया E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। ये लो धारा का मान भी आ गया, समीकरण नंबर 3 इसको बोल दिया अपन ने। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि R का मान 1 ओम लो, आपकी मर्जी 5 ओम भी ले सकते, 10 ओम भी ले सकते, चलो जो मान लो 5 ओम ले लिया आपने। ठीक है, तो एक नोट के रूप में अगर अपन देख लें कि कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, जनरली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं R का मान 1 ओम ही लेता है, फिर भी अपन लिख लें नोट, यदि R बराबर 5 ओम लें तो अब यहाँ बेटा I बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे 5 रखोगे तो I इंटू 5, 5 का भाग लगा देंगे तो I बराबर जाएगा 1/5 E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। ठीक है, तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये अपन निकाले, इस प्रकार से अज्ञात विभवांतर और अज्ञात धारा अपन ने ज्ञात कर ली। अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं इस R के समांतर क्रम में, तो इस R के समांतर क्रम में मैंने लगाया वोल्ट मीटर। ठीक है, R के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया, जो हमें क्या देगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर मान लो इसके श्रेणी क्रम में अमीटर लगा दूं, मतलब धारा ज्ञात करनी है किसी अमीटर की सहायता से, तो मैं अमीटर का जोड़ूंगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, विभवांतर निकालना है वोल्ट मीटर की सहायता से, धारा निकालनी है अमीटर की सहायता से, तो इस प्रकार से अपन जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम देखें स्टार पॉइंट ग्रुप में लिखें, यहाँ पे देखिए यदि R के समांतर में वोल्ट मीटर तथा श्रेणी में अमीटर लगाने पर इनका पाठ्यांक क्रमशः V तथा I हो तो, मतलब इस वोल्ट मीटर पाठ्यांक को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अमीटर के पाठ्यांक को लिख रहा हूं, हो तो इसमें त्रुटि, इस पाठ्यांक में त्रुटि, और जो त्रुटि कैसे निकालते हैं, त्रुटि निकालते हैं वास्तविक मान, सॉरी पाठ्यांक माइनस वास्तविक मान करके। देखिए बच्चों त्रुटि निकाल रहे हैं, मतलब डेल्टा V निकालें, डेल्टा V मतलब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या आएगी, पाठ्यांक जो कि कितना है V माइनस वास्तविक मान, तो V का वास्तविक मान क्या आया था, ये E अपॉन L नॉट इंटू L। ठीक है, यह आ जाएगा E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। ऐसे ही डेल्टा I मतलब अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या जाएगी, वास्तविक मान, सॉरी पाठ्यांक जो कितना है I, पाठ्यांक माइनस वास्तविक मान, ये रहा वास्तविक मान धारा का, तो E नॉट अपॉन L नॉट इंटू L। ठीक है, जब R का मान 1 ओम लिया तो यार R का मान 5 ओम दिया गया तो ये लेके सॉल्व कर लेते। ठीक है, ये आ गया। चलो ये बच्चों ये चीज मैंने क्या समझा दी आपको, एक तरह से ये अपने क्या किया, वोल्ट मीटर और अमीटर में अगर आपको अंश शोधन करना है, अंश शोधन किसे कहते हैं बच्चों, अलग अलग पाठ्यांक के समय उसमें कितनी कितनी त्रुटि है पाठ्यांक में, अलग अलग पाठ्यांकों के समय उनमें कितनी कितनी त्रुटि है, उन सभी का मान ज्ञात करना, मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर के लिए अलग अलग पाठ्यांकों में त्रुटियों का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, अंश शोधन कहलाता है, या कहते हैं अंशांकन कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी वोल्ट मीटर का अंशांकन करना है तो R के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा देंगे, और अमीटर का अंशांकन करना है तो श्रेणी क्रम में
अमिट लगा देंगे तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, उसमें त्रुटियां निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन समझा दूं आपको मैं। देखिए ये एग्जाम्पल अपन लिखा हुआ है, इसको समझें। मानक सेल ई नॉट बराबर 1.1 के लिए संतुलन लंबाई एल नॉट बराबर 88 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, जबकि आर बराबर 1 ओम पर विभवांतर के लिए एल बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यदि इस आर के श्रेणी क्रम में अमीटर का पाठ्यांक 0.20 एम्पियर हो तो अमीटर में त्रुटि ज्ञात करो। मतलब इस अमीटर की बात कर रहा है, मतलब ये वाला मान, ये निकालना त्रुटि डेल्टा ई। ये लगा लो सूत्र, ई नॉट अपॉन एल नॉट इंटू एल। सोचो आई कि ये क्या है, पाठ्यांक है, पाठ्यांक कितना है इसके अंदर 0.20, लिख दो 0.20 माइनस ई नॉट कितना है, ई नॉट का मान 1.1, एल नॉट का मान 88, ठीक है, एल का मान 20, ये रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये बन जाता है 0.20 माइनस 0.25, तो यहाँ पे घटा देंगे माइनस का 0.05 एम्पियर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो अपन ने क्या पढ़ा, ये जितने भी अपन ने मापन के उपकरण थे सारे पढ़ लिए, पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अब देखो बच्चों अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है बच्चों, धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझे इसके बारे में। जैसे बच्चों कोई चालक है, चालक में हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, होती नहीं होती, धारा प्रवाहित होती है। एक्चुअली धारा में क्या होता है, आयन गति कर रहे, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। हम जानते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में प्रवाह चालू हो जाता है, जो कि अपने शुरू में देखा था, अपवहन वेग वीडी। अपवहन वेग वीडी से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, लेकिन की जो गति होती है रुक रुक कर होती है, जिसे हम बोलते हैं रुक रुक वेग, ठीक है, अपवहन वेग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक रुक की गति कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है आगे रास्ते में क्या मिलेंगे उसको, स्थिर आयन, उसे टक्कर करेगा फिर रुक जाएगा, फिर आगे स्टार्ट होगा फिर टक्कर करेगा फिर रुक जाएगा, फिर आगे स्टार्ट होगा फिर टक्कर करेगा रुक जाएगा। तो बार बार यहाँ टक्कर करते हुए गति हो रही है इलेक्ट्रॉन की, किसके साथ? तो उस चालक के स्थिर आयनों के साथ। तो इस टक्कर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है। अब जो गतिज ऊर्जा में हानि हुई है वही चालक पर ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिससे चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका ही यहाँ पे अपन सूत्र पढ़ते हैं, जो कि जूल ने बताया था। तो जूल के अनुसार, मतलब जूल ने बताया था कि किसी कोई आर ओम है, मतलब कोई जो आर प्रतिरोध है या चालक इसका प्रतिरोध आर है, इसमें विभवांतर वी आरोपित किया, धारा आई प्रवाहित हुई। तो वी विभवांतर आरोपित करके आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं डेल्टा टी समय तक। तो डेल्टा टी समय तक हम आरोपित करें धारा, तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। ठीक है, ये हम कहते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी। इतनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो रही होती है। ठीक है, मतलब चालक में इलेक्ट्रॉन की स्थिर आयनों से टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में हुई हानि चालक पर ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, जूल के अनुसार यदि नियत धारा आई तथा पोटेंशियल डिफरेंस भी चालक पर डेल्टा टी समय तक आरोपित करें, क्या कह रहा हूं, नियत धारा और नियत वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी ये होती है H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, या कहते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी। ये इसके फॉर्मूले होते हैं जूल के नियम के अनुसार। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, जूल के नियम के अनुसार ये इसके सूत्र हो गए इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इसमें ये जो मान है इसी को अपन और अन्य रूप में भी चेंज करना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी आ गया, इसे हम लिखते हैं इक्वल टू वी आई डेल्टा टी। ठीक है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की जानकारी दे रखी होती है। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस के रूप में सूत्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी आई डेल्टा टी, मतलब वोल्टेज और करंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो तो। और बच्चों ये हम जानते हैं आई स्क्वायर आर क्या है, शक्ति है, तो उसको हम ये लिखते हैं शक्ति इंटू डेल्टा टी, मतलब पावर इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं कि आई स्क्वायर आर किसको शो करता है, शक्ति को। ठीक है, तो शक्ति इंटू डेल्टा टी ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये सूत्र कब लगाने, जब धारा का मान या वोल्टेज का मान जब आपको नियत दे रखा हो, लेकिन अगर ये परिवर्ती है, मतलब आई तथा वी समय टी के फलन के रूप में दिए गए हो, मतलब समय के साथ बदल रहे हो, तो उस समय फिर हमें समाकलन करके निकालना पड़ता है कुल उत्पन्न ऊष्मा का मान। ठीक है, तो T1 से T2 समय के मध्य, समय T1 से T2 के मध्य कुल उत्पन्न ऊष्मा कैसे निकालेंगे, समाकलन से। मतलब आपको अगर धारा की समीकरण दे रखी है टी के पदों में तो ये लगा देंगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, और अगर वोल्टेज की समीकरण दे रखी है टी के पदों में तो ये लगा देंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन T1 से T2 वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। ठीक है, और
इसी प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। जब नियत मान दिए गए तो ये लगाना है सूत्र, और जब समीकरण दिए तो ये लगाना सूत्र, ठीक है। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। हीट अपन जानते हैं बच्चों क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। ऊष्मा एक्चुअल में ऊर्जा होती है, तो जो ऊर्जा के मात्रक होते हैं वही सारे मात्रक हीट के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे हीट जो एच अपन देख रहे हैं, ऊष्मा, इसकी जो एनर्जी की जो यूनिट सेम होती है। एस आई मात्रक तो क्या होता है, वाट इंटू सेकंड। कहां से आया बच्चों वाट, देखिए तो शक्ति इंटू डेल्टा टी, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो शक्ति की तो अपन ने यहाँ पे वाट लगा दी, ठीक है, और समय के लिए क्या लगा दिया सेकंड। तो यहाँ पे वाट इंटू सेकंड, इस वाट इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो वाट इंटू सेकंड को बोल दिया जूल, ये इसका एसआई मात्रक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, ठीक है। एक अर्ग में होता है 10⁻⁷ जूल, या कहते हैं एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग, ठीक है। और प्रैक्टिकल यूनिट इसका जो प्रायोगिक मात्रक है ये होता है कैलोरी। एक कैलोरी में होता है बच्चा 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इस 4.2 को हम यहाँ पे जे से निरूपित करते हैं, तो जे जूल कह सकते हैं। अन्य मात्रक होता है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देख चुके हैं। 1 ईवी बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। और जो इसका कमर्शियल मात्रक है, मतलब व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक की बात करें, व्यवसायिक मात्रक बच्चों मतलब जैसे कि अपन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, गवर्नमेंट को बिल पे करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने आपने एक महीने के अंदर मान लो आपने 100 यूनिट यूज करी या 200 यूनिट यूज करी, उसके अकॉर्डिंग हम बिल पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसे बोलते हैं यूनिट। जो अपन यहाँ पे यूनिट यूज करें ना, इलेक्ट्रिसिटी अपन यहाँ हीट कितनी एनर्जी यूज की है, उस यूनिट को अपन यहाँ पे बोलते हैं BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका मान बराबर होता है किसके, किलोवाट इंटू आवर के बराबर। मतलब 1 यूनिट अपन ने खर्च की, मतलब कितना खर्च किया, 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर को दो किलो का मतलब 10⁻3, घंटे को सेकंड में लिखें तो 3600 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 तो वाट है और 3600 सेकंड है, तो ये क्या हो गया, इसको गुणा करें तो 3.6 गुणा 10⁻6, और वाट इंटू सेकंड को लिख दिया मैंने जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, मतलब 10 की यहाँ होगा 36 लाख जूल, मतलब 36 लाख जूल। मतलब एक यूनिट अगर आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब कितनी एनर्जी खर्च किया आपने, 36 लाख जूल ऊर्जा का आपने यहाँ पे उपयोग किया है, ठीक है। ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए जब भी बच्चों क्वेश्चन में आपको जनरली क्या होता है, जैसे दो प्रतिरोध हैं, दो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं क्या समान होता है, क्या समान होता है, धारा का मान। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो फिर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, H = I² R डेल्टा T। धारा समान है तो H समानुपाती क्या आएगा, R। मतलब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आपसे कहा जाए उन पर ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करो, तो हम देखेंगे H1/H2 बराबर क्या करेंगे, R1/R2। क्योंकि धारा समान है इसलिए H समानुपाती R आएगा। और समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में वोल्टा सेम होती है, मतलब विभवांतर समान होता है, तो उसका उपयोग कर लेंगे, तो H समानुपाती क्या जाएगा 1/R। मतलब क्या समझाना चाहता हूं, मेरी भावना को समझो। देखिए यहाँ पर देखें श्रेणी में, मतलब दो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा होती समान, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो यहाँ पे धारा का मान समान है, तो इसलिए अपन देखेंगे H समानुपाती क्या लगाएंगे बच्चों, H समानुपाती लगाएंगे R। H समानुपाती R क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखें H बराबर क्या होता है, I² R डेल्टा T, इसका यूज करेंगे, ठीक है। जबकि समांतर क्रम में अपन देखें, समांतर क्रम में जैसे कि हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में जितने भी उपकरण होते हैं सारे के सारे समांतर क्रम में लगे होते हैं। हमारे घरों में जितने भी उपकरण हैं सारे के सारे समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जाए कि घरों में दो प्रतिरोध जुड़े हुए, इसका मतलब हमें समांतर क्रम के अनुसार देखना है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या समान होता है बच्चों, वोल्टेज V = सेम। अब V = सेम है तो यहाँ से H समानुपाती क्या हो जाएगा 1/R। H इज प्रोपोर्शनल टू 1/R का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि H बराबर क्या लगाया आपकी और फॉर्मूला V²/R डेल्टा T, इसका उपयोग करेंगे V²/R डेल्टा T का, ठीक है। तो यहां से हम देखें H समानुपाती क्या है 1/R। चलो इस पे बेस एक एग्जांपल समझाऊं। सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा एक घर में दो समान हीटर कुंडलियां, और जो हीटर कुंडली बोल ले या प्रतिरोध बोल ले या फ्यूज तार बोल ले, इन्हें हमें क्या मानना होता है, प्रतिरोध। आगे भी आएंगे क्वेश्चन, देखना जब भी क्वेश्चन बल्ब की बात करे या हीटर कुंडली की बात करे या फिर बच्चों फ्यूज तार की बात करे, तो हमें इन्हें प्रतिरोध मानकर सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्या मानते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो एक घर में दो समान हीटर कुंडलियां और दो समान प्रतिरोध।
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में H1 ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उनको अगर समांतर क्रम में जोड़े तो कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है H2। तो H1 बटा H2 निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे श्रेणी में अगर अपन देखें नेट मान क्या होगा, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है अपन ने, तो श्रेणी में नेट R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2R। जबकि दोनों को अगर अपन ने समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम में इनका कुल प्रतिरोध को मैंने R2 बोल दिया, तो R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा R/2। अब अपन जानते हैं बच्चों घरों में समांतर क्रम में मतलब घरों में क्या चीज समान होती है, वोल्टेज। ठीक है, तो घरों में वोल्टेज का मान समान होता है V इक्वल टू सेम। तो V इक्वल टू सेम मतलब H समानुपाती क्या लगाएंगे 1/R। H समानुपाती 1/R का प्रयोग करेंगे तो बेटा H1/H2 बराबर R2 बटा R1। तो R2 का मान R/2, R1 का मान 2R। तो क्या आ गया आंसर, ये 1/4 ये आ जाएगा आंसर। H1/H2 का मान 1/4 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 ओम पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा 12 कैलोरी है, ठीक है, 2 ओम पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा 12 कैलोरी है, तो प्रति सेकंड कुल उत्पन्न ऊष्मा बतानी है हमें इस पूरे निकाय में, इस पूरे परिपथ में कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रति सेकंड, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलो देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए हमें 2 ओम की जानकारी दे रखी है, पहले 3 ओम पे निकालते हैं। 2 ओम और 3 ओम क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम बना रहे नहीं बना रहे। तो यहाँ पे देखें 2 ओम श्रेणी क्रम 3 ओम है, तो इन दोनों में श्रेणी क्रम में हम जानते हैं समानुपाती का उपयोग करेंगे 1/R का। ठीक है, सॉरी एस समानुपाती R का उपयोग करेंगे, H इज प्रोपोर्शनल टू R का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे H3/H2 अगर निकालूं तो H3/H2 बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 ओम बटा 2 ओम। तो यहाँ से H3 का मान कितना है बेटा, H3 का मान H3 बराबर, तो यहाँ से इधर गुणा कर देंगे H2 इंटू 3/2। तो H2 का मान कितना दिया है, 2 पे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई 12 कैलोरी, तो उसको रख देंगे 12 कैलोरी गुणा 3/2। तो कितना आ गया ये हो जाएगा 18 कैलोरी। तो यहाँ पे हम देखा 3 ओम पे प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा आई, 18 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, अपने निकाल लिया। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद देखिए ये तो 3 ओम की ऊष्मा आ गई, 2 ओम पे तो आ रही है 12, इस पे आ रही है 18। अब ये दोनों क्या बनाए, श्रेणी क्रम बना रहे थे, इसका नेट मान कितना आ गया 5 ओम। अब ये बच्चों 5 ओम 10 ओम के साथ क्या बना रहा है, समांतर क्रम। तो 5 ओम समांतर क्रम 10 ओम है, ठीक है, हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे H समानुपाती 1/R का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे H10/H5 लिखें तो क्या आएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो 5 ओम बटा 10 ओम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखें क्या आ जाएगा मान, इस देखो 5 से 10 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो H10 का मान निकालें तो कितना आएगा, H10 बराबर 1/2 H5। तो बच्चों 1/2 H5 का मतलब 5 ओम पे उत्पन्न कुल ऊष्मा। 5 ओम किससे बना है, 2 ओम 3 ओम से बना हुआ है, तो 2 ओम की ऊष्मा थी 12, 3 ओम की कितनी थी 18, तो 2 मतलब 12 प्लस 18 करेंगे तो कितना जाएगा 20, ये आ जाएगा 30। ठीक है, 12 कैलोरी प्लस 18 कैलोरी तो कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग लगा दें कितना जाएगा 15 कैलोरी। तो यहाँ पे हमने देखा 10 ओम पे कितनी आ गई 15 कैलोरी। अब यहाँ पे हमसे पूछा निकाय में टोटल ऊष्मा पूछी है H टोटल, तो H टोटल निकाय में हम देखें 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम 3 ओम और 10 ओम, मतलब हम क्या करेंगे इन तीनों का योग करेंगे। ठीक है, मतलब 2 ओम पे कैलोरी ऊष्मा, 3 ओम पे ऊष्मा एंड 10 ओम पे ऊष्मा। तो 3 इनका मान रख दो, 2 ओम पे तो 12 है, 3 ओम पे 18 है, 10 ओम पे 15 है, तो कितना जाएगा ऐड करेंगे तो 45 कैलोरी। तो निकाय में प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बेटा 45 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बच्चों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे 2 एग्जाम्पल अपन ने देखे। ठीक है, और भी क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।